अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपने कुछ कलर बोर्ड के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको 2 वेरिएशंस ऑफ कलर बोर्ड बताए थे। फर्स्ट वेरिएशन थी, अगर आप एक पिक्चर में से अपना कलर पैलेट या कलर बोर्ड बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अपने कलर बोर्ड से पिक्चर्स को कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से कलर्स को कलेक्ट करेंगे एंड देन प्लेस करके उसको पूरा रेडी करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके मेरी वो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि किस तरीके से आप अपना जो है वो काम सारा कर सकते हैं एंड ईजी होके आप सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है जी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू मेक अ रिसर्च बोर्ड। रिसर्च क्यों करते हैं, किस तरीके की रिसर्च होनी चाहिए, कितने टॉपिक्स होने चाहिए, रिसर्च करते वक्त आपका ध्यान किस चीज़ पे होना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं होना चाहिए, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए एज अ रिसर्चर, और कौन कौन से सर्च इंजन है जिस पे हम रिसर्च करके अपनी प्रॉपर एक रिसर्च बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सो रिसर्च करने के लिए जो मैं पर्सनली सर्च इंजन यूज़ करती हूँ और जो मैंने आप लोगों को भी सजेस्ट किया हुआ है वो है हमारा पिंटरेस्ट। ठीक है, आप चाहे किसी भी डिज़ाइनर की बात कर लें, कोई भी ऐसा इंसान जो एक डिज़ाइनर हो, चाहे वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, फैशन हो, टेक्सटाइल हो, मीडिया हो, व्हाट्सोएवर, कोई भी डिज़ाइनर हो या कोई एक आर्टिस्ट हो या कोई एक क्रिएटिव इंसान हो जिसको न्यू आइडियाज़ और न्यू चीज़ों पे वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो पिंटरेस्ट आज का एक ऐसा सर्च इंजन है जिस पे आपको तकरीबन हर चीज़ मिल जाएगी और इजी वे में। ठीक है, आप इसको इजी वे में ले सकते हैं, इजी वे में कलेक्ट कर सकते हैं, इजी वे में पुट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो हम चलते हैं हमारे सर्च इंजन की तरफ एंड देन लेट्स सी, देखते हैं कि हम क्या चीज़ करने वाले हैं। ठीक है। सो पिंटरेस्ट पे मैं यहाँ पे एक कैथेड्रल है पेरिस का, नेम नोट्रे डेम, इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी बिकॉज आई वॉन्ट माई रिसर्च बोर्ड शुड बी ऑन दैट टॉपिक, what you can say that basically, okay? So पेरिस का नोट्रे डेम एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैथेड्रल है। कैथेड्रल जो है वो चर्च को कहते हैं। ठीक है। सो उस पे रिसर्च करने का मकसद क्या है, रिसर्च बोर्ड क्यों बनाते हैं, कैथेड्रल पे किस तरीके का रिसर्च बोर्ड बन सकता है, कैथेड्रल पे ही क्यों रिसर्च बोर्ड बना रहे हैं, कोई और टॉपिक क्यों नहीं लिया, ये सारे सवाल के जवाब आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला सवाल जो मैंने आपको पूछा कि, या जो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि कैथेड्रल ही मैंने क्यों सजेस्ट किया या मैंने क्यों टॉपिक चूज़ किया। सो ज़रूरी नहीं है कि आप एक कैथेड्रल लें, आप कोई भी फेमस मॉस्क ले सकते हैं, आप बादशाही मस्जिद पे ले सकते हैं, फैसल मॉस्क पे ले सकते हैं, आप लाहौर की कोई फेमस बिल्डिंग पे ले सकते हैं, आप लाहौर के जो उनके फेमस प्रिंट्स होते हैं, ट्रेडिशनल प्रिंट्स होते हैं, आप उस पे ले सकते हैं, आप किसी के फूड पे जा सकते हैं, कोई इमोशन डिपिक्ट कर सकते हैं। इन दी एंड कहने का मकसद ये है कि रिसर्च बोर्ड आप किसी भी चीज़ पे बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको बस अपने काम को जस्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ योर रिसर्च बोर्ड, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में जो भी हम बनाएंगे, जितनी भी तरीके की चीज़ें होंगी, वो आपके रिसर्च बोर्ड से डिपेंड करती हैं। जिस तरीके का आपका रिसर्च बोर्ड होगा उसी तरीके की आपकी चीज़ें आगे जाके मेंटेन होती चली जाएंगी। ठीक है। सो रिसर्च बोर्ड आपका किसी भी काम के लिए सबसे ज़्यादा मेन एलिमेंट होता है। चाहे आपका क्लाइंट आपको कुछ भी बोले या आपको कुछ भी दे काम करने को, सबसे पहले आपने उसकी रिसर्च करनी है। सो मैं यहाँ पे आपको एक कैथेड्रल की रिसर्च करके दिखाऊंगी। अच्छा, पिंटरेस्ट पे आपको हर तरीके की पिक्चर्स मिल जाएंगी, उसका इंटीरियर मिल जाएगा, उसका एक्सटीरियर मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको इंटीरियर भी अवेलेबल है, एक्सटीरियर भी अवेलेबल है, डिटेल्ड पिक्चर्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है। तो पिंटरेस्ट आपको इन दी एंड हर तरीके की चीज़ दिखाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली नोट्रे डेम जो है कैथेड्रल, वो क्यों है, कब आया, पेरिस में कब से है, वहाँ क्या होता है, क्यों वो एक फेमस कैथेड्रल है, इतना बड़ा क्यों है, इंटीरियर उसका ऐसा क्यों है, उसके इंटीरियर को क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, ये सारी चीज़ें आपको गूगल से रिसर्च करनी होगी। ठीक है। सो हम यहाँ पे गूगल क्रोम खोल लेते हैं एंड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी नोट्रे डेम के बारे में। ठीक है। सो मैं विकीपीडिया पे थोड़ी सी इसकी जो रिसर्च है वो भी पढ़ लेती हूँ और आप लोग को भी थोड़ी सी रिसर्च पढ़ा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोट्रे डेम जो है वो एक पेरिस का जो है वो चर्च है जिसका नाम है नोट्रे डेम द पेरिस, मतलब आवर लेडी ऑफ पेरिस।
ये एक लेडी एक इस टाइप की कुछ इनकी जो है वो आप कह लें कि इनकी इस इंस्पिरेशन है जिससे लेके इन्होंने जो है वो एक अपना कैथेड्रल क्रिएट किया, ठीक है। आवर लेडी ऑफ पेरिस, बेसिकली आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ भी है, ऑफन रेफर्ड टू अस सिंपली एज नोट्रे डेम इज़ अ मेडिवल कैथोलिक कैथेड्रल ऑन द and on the what is that I don't know how to pronounce that, so just skip it. इसका हम English version देख लेते हैं. An island in the river Seine. Okay, in the fourth arrondissement of Paris, France, the cathedral dedicated in honor of the Virgin Mary, Our Lady, is considered one of the finest example of French Gothic cathedral. ठीक है, सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्होंने अपने जो कैथेड्रल का जो नाम दिया है वो इसीलिए दिया है, बेसिकली एक फ्रेंच लैंग्वेज में है ये, नोट्रे डेम द पेरिस, विच मीन्स आवर लेडी ऑफ पेरिस। एंड ये चर्च जो है वो उन्होंने अपनी वर्जिन मैरी, जो कि हमारी सेंट मैरी है, हम इसको जो है वो अगर मैं उस वे में चली जाऊंगी तो थोड़ा सा रिलीजियस पर्पस आ जाएगा, सो उसको हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बेसिकली उन्होंने अपनी वर्जिन मैरी को इंस्पिरेशन लेते हुए उनको जो है वो एक ट्रिब्यूट पेश करते हुए उन्होंने जो है वो ट्रिब्यूट देते हुए उन्होंने एक अपना एक कैथेड्रल बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी और भी हिस्ट्री मिल जाएगी कि कब से चल रहा है, कि कब आया था। बेसिकली ये जो है क्रिश्चियनिटी के बारे में है और इसमें कितनी चीज़ें होती हैं, शुरू में क्या था, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे थी, इसकी कंस्ट्रक्शन किस बेस पे हुई, अगर इसके इस तरीके से कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं तो क्यों बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। वैसे ये इतनी ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये कैथेड्रल कहाँ है, जो कि है ये पेरिस में। इसका नाम नोट्रे डेम पेरिस क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपनी वर्जिन मैरी को ट्रिब्यूट देने के लिए या उनकी याद में ये कैथेड्रल बनाया है और ये एक फ्रेंच का गॉथिक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, ठीक है। आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आई है फ्रेंच गॉथिक आर्किटेक्चर, तो अब आपको अगर आपको अपने जो भी है आपका रिसर्च जिस बारे में है उसके अंदर अगर कोई टर्मिनोलॉजी आ रही है आप उसको भी देख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको एक नॉर्मल सी लैंग्वेज बताऊं कि फ्रेंच गॉथिक आर्किटेक्चर जो यहाँ लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये एक ऐसा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है जो कि फ्रांस में हुआ था 1140 में, ठीक है। और ये जो है एक डोमिनेंट वो है आर्किटेक्चर है जो कि मिड 16th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। एंड सेकेंडली ये थोड़ा सा नोटेबल एग्जाम्पल है ग्रेट गॉथिक कैथेड्रल। नोटेबल का मतलब होता है बहुत इजीली जिसको जज किया जाए, जिसको देख के बता दिया जाए कि हाँ ये इस एरा का जो है वो कैथेड्रल है। गॉथिक जो है वो बेसिकली एक एरा है, एक जैसे हमारे एक एरा गुजरते हैं, जैसे हमारी 21st सेंचुरी है, ऐसे हमारी 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी के टाइम जो हमारा उस वक्त एरा चल रहा था, उस वक्त जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स चल रहे थे उसमें एक हमारा गॉथिक एरा भी था जो एक बहुत डार्क एरा माना जाता है, जिसमें लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया जाता था, लड़कियों के साथ औरतों के साथ रेप किया जाता था। बहुत ही डार्क एरा है गॉथिक का, ठीक है। गॉथिक के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप खुद इसकी पर्सनल रिसर्च कर सकते हैं। मैंने आपको एक इसका ओवरव्यू दे दिया कि गॉथिक एक उस टाइम का ऐसा एरा था जो कि नाकाबिले बर्दाश्त था, जिसमें बहुत ज़्यादा मर्डर, रेप, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, ये सारी चीज़ें उसमें हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर और क्या क्या है आप ये भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक रिब वॉल्ट है। अच्छा, रिब वॉल्ट क्या होता है, आप जब इस कैथेड्रल को देखेंगे तो इसके अंदर आपको इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर नज़र आएगा, तो इसका नाम है रिब वॉल्ट। रिसर्च करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ रिसर्च कर रहे हैं उसका जो मेन एलिमेंट्स हैं उनके क्या नेम हैं, ठीक है। जैसे अगर आप ये देखते हैं तो ये एक रिब वॉल्ट है। सेकेंड, फ्लाइंग बट्रेसेस आपको मिल जाएंगे जो कि इस टाइप के नज़र आते हैं। अच्छा, फ्लाइंग बट्रेसेस क्या होते हैं, फ्लाइंग बट्रेसेस होते हैं कि जब भी बारिश होती है या कोई भी इनको अगर अपने चर्च की सफाई करनी होती है या कुछ भी करना होता है तो उसका एक आर्च जो है एक एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है, जो कि थोड़ा सा इनकी सीलिंग एज अ सीलिंग यूज़ करते हैं ये लोग, ठीक है, जो कि हवा, पानी, आप गर्द गुबार, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये फ्लाइंग बट्रेसेस बनाए जाते हैं,
ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, इसमें आपको एक रोज़ विंडो मिल जाएगी। रोज़ विंडो क्या है, क्यों है, ये आप जाके एक प्रॉपर रिसर्च भी कर सकते हैं। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप खुद इस चीज़ पे जो है वो रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी वे में हर चीज़ समझ में आएगी। मैं आपको यहाँ पे बस थोड़ी बहुत सी चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि अगर मैं आपको हर चीज़ यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँगी तो रिसर्च बोर्ड हमारा बनाने का वक्त जो है वो रह जाएगा, हम सिर्फ रिसर्च ही करते रह जाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ थोड़ी थोड़ी करके बता रही हूँ कि आप जो भी चीज़ देखें एटलीस्ट उसका नाम आपको पता होना चाहिए। कि अगर आपने अपने चर्च में उसकी जब आप रिसर्च कर रहे थे आपने अगर ये चीज़ देखी है तो इस चीज़ का भी अपना एक नाम है, ठीक है। तो वो नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बाकी इसकी जितनी हिस्ट्री है कि कब आया, क्यों बना, किसने बनाया, कितने फिट पे है, कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, वो अगर आपको ना भी पता हो सो इट्स फाइन, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इसके कितने कंपोनेंट्स हैं और कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारी आगे की रिसर्च की तरफ एंड देन फिर हम अपना रिसर्च बोर्ड कंप्लीट करते हैं। ओके जी, सो इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक नेचुरलिज्म भी नज़र आ रहा होगा। बेसिकली नेचुरलिज्म क्या है? नेचुरलिज्म इज़ रियलिज्म इन द आर्ट इज़ जनरली द अटेम्प्ट ऑफ रिप्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर ट्रूथफुली, ठीक है। बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ भी आपको मिलेंगी जो कि आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे या इसके ऊपर जाके कर्सर रखेंगे तो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आपको एक स्कल्पचरल डेकोरेशन मिलेगी, ठीक है। अच्छा, स्कल्पचरल डेकोरेशन क्या होती है? स्कल्पचर क्या होता है? इट्स अ ब्रांच ऑफ विजुअल आर्ट्स दैट ऑपरेट्स इन 3 डायमेंशन। स्कल्पचर इज द 3 डायमेंशनल आर्ट वर्क विच इज़ फिजिकली प्रेजेंटेड इन द डायमेंशन ऑफ हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। इट इज़ वन ऑफ द प्लास्टिक art durable sculptures process originally use carving and multiple things, okay। so basically sculptures क्या होते हैं? sculptures ये होते हैं, जैसे आप अगर बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म में आपके पास बुद्धिस्ट जो थे उनकी मूर्तियाँ बनाया करते थे और उनको पूजते थे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अपने किसी कैथेड्रल या पेरिस के चर्च की या किसी भी चर्च की बात कर लें तो वहाँ पे आपको जिसको ये डोनेट करते हैं, जिसको ये एक ट्रिब्यूट देते हैं, उनके स्कल्पचर्स बने हुए होते हैं। अब वो इनको नाम जो है वो सेंट मैरी का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे आपने ऊपर देखा कि यहाँ पे इन्होंने जो अपना नोट्रे डेम पेरिस बनाया हुआ है तो यहाँ पे ज़रूर उन्होंने अपनी सेंट मैरी का भी स्कल्पचर रखा हुआ होगा, जो कि हम अभी इसकी पिक्चर रिसर्च करेंगे डिटेल में तो आपको नज़र आ जाएगी कहीं ना कहीं कि ज़रूर इन्होंने अपने कैथेड्रल में स्कल्पचर्स के साथ सेंट मैरी का स्कल्पचर भी ज़रूर ऐड किया होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इसकी रिसर्च कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने एलिमेंट्स की रिसर्च कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे पिंटरेस्ट की तरफ एंड देन फिर हम जाएंगे हमारे फोटोशॉप की तरफ। तो पिंटरेस्ट पे चलते हैं एंड यहाँ पे मैंने जैसे नोट्रे डेम लिखा तो मेरे पास उसका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों आ गया। अब आपने रिसर्च कैसे करनी है? आपने इसके इंटीरियर की भी पिक्चर्स लेनी है एंड एक्सटीरियर की भी पिक्चर्स लेनी है और एक डिटेल पिक्चर्स लेनी है। जैसे आपको अगर मैं फर्स्ट पिक्चर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ नज़र आ रही है। जैसे आपको यहाँ पे रिब वॉल्ट नज़र आ रहा होगा जो अभी मैंने आपको दिखाया। आपको यहाँ पे एक आपको जो फ्लोरल पैटर्न था जिसके बारे में हमने पढ़ा था आपको वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारी नोट्रे डेम की ही हों। हमेशा आप जब भी अपनी कोई भी रिसर्च के लिए पिक्चर खोलेंगे तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखेंगे कि लिखा हुआ क्या है, ठीक है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ देखते हैं समवॉट, जैसे अगर मैं ये खोलती हूँ तो ये देखें यहाँ पे आपको दिखा रहा है द ग्लोरी ऑफ द कैथोलिक चर्च इन द मिडीवल टाइम्स, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है ये आपकी सर्टेनली जो है वो उसी चर्च की हो जिसका नाम है नोट्री डेम, ठीक है जी, ठीक है जी। सो आपने जब भी कोई भी पिक्चर ओपन करनी है तो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखनी है कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं क्या वो उसी की पिक्चर है या नहीं, ठीक है। या तो आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप सिंपली ये जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सिंपली जहाँ जिस जगह की ये पिक्चर होगी उस जगह पे ले जाएगा। आप इसको डिटेल में व्यू कर सकते हैं। अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई पिक्चर नज़र आई है या कोई आपने रिसर्च करते वक्त देखी है सो यू कैन ईजिली गो विद दैट, इफ़ नॉट सो यू कैन स्किप इट एज वेल, ओके।
इसी तरीके से आपने क्या करना है, पीछे जाना है एंड जाके आपने जो आपका अपना पर्सनल है, जो जिस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मैं रिसर्च कर रही हूँ नोट्रे डेम पे, ठीक है। सो मैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर्स रिसर्च करूँगी। जैसे देखें ये चीज़ नोट्रे डेम से ही है और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आ रही होगी कि लिखा हुआ है नोट्रे डेम कैथेड्रल पेरिस। तो आपने क्या करना है, पिक्चर्स को सेव करना शुरू करना है। कुछ पिक्चर्स आपने लेनी है दूर से, कुछ पिक्चर्स आपने सेव करनी है अपनी बिल्कुल करीब से। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको रिसर्च के दौरान बताई थी कि इन्होंने अपना एक सेंट मैरी का स्कल्पचर भी रेडी किया हुआ होगा, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने जैसे ही इसको जूम किया तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स में से एक ये स्कल्पचर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सेंट मैरी का स्कल्पचर नहीं है, बट इस कैथेड्रल में आपको बहुत सारे स्कल्पचर्स नज़र आएंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पे एक डिटेल में मज़ीद और भी दिखाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपको ये चीज़ और क्लियर हो सके कि इनके जो भी कैथेड्रल के स्कल्पचर्स होते हैं उनमें इनकी सेंट मैरी ज़रूर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सो इसी तरीके से आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर्स को कलेक्ट करना है। ये देखें, इसमें भी आपके पास बहुत सारे स्कल्पचर्स आपको हर जगह हर कॉर्नर पे नज़र आ रहे होंगे। सो ये पिक्चर्स आपने सेव करते रहने, ठीक है। इंटीरियर आपने इनका सेव करते रहना है, एक्सटीरियर आपने इनका सेव करते रहना है, ठीक है। ये जो आपको एक फ्लोरल जो हमने पढ़ा वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं हम ग्लेज्ड पैटर्न, ठीक है। ग्लेज्ड पैटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रिंट्स, बहुत सारे कलर्स, मोज़ैक प्रिंट होता है। बेसिकली मोज़ैक क्या होता है, जो छोटे छोटे आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जो पुराने स्टाइल की जो टाइल्स होती हैं उसमें जो जो चिप वाली टाइल्स होती हैं, जिसमें चिप्स बनी हुई होती हैं स्क्वायर शेप में, उनको कहते हैं हम मोज़ैक, ठीक है। सो इनको हम मोज़ैक भी कह सकते हैं या ग्लेज्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये पिक्चर्स आपने क्या करनी है, सेव करते रहनी है। आपने कोशिश करना है कि आप इसकी एक दफ़ा जो है वो डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लें। आपको कहीं से भी पता चल जाएगा कि ये नोट्रे डेम की है, डिस्क्रिप्शन में आपको कहीं से भी बिल्कुल कहीं से भी इशारा मिल सकता है कि ये उसी जगह की है या नहीं है। तो आपने पिक्चर्स हमेशा जब भी रिसर्च करनी है ज़रूर देखनी है कि ये पिक्चर जो है वो वाकई नोट्रे डेम की है या नहीं है, ठीक है। कुछ आपने इंटीरियर को कलेक्ट करना है, कुछ आपने एक्सटीरियर को कलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ये आपको एक एक्सटीरियर नज़र आ रहा है जिसमें इनके आपको यहाँ पे भी देखें बहुत सारे आपको वो नज़र आ रहे होंगे, दो आपको यहाँ पे स्कल्पचर्स नज़र आ रहे हैं। सो इसी तरीके से आपने यहाँ पे इनका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बोथ जो है वो एक डिटेल व्यू में, एक क्लोजअप फॉर्म में आपने यहाँ पे सेव करते रहना है, ठीक है। अच्छा, क्लोजअप में क्यों सेव करना है इसका मैं आपको बाद में आंसर दूंगी, जब हम इससे रिलेटेड एक और चीज़ बना रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इन सारी पिक्चर्स को सेव करना है, सेलेक्ट करना है एंड देन अगर आपको जैसे कभी होता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं यार मुझे जो पिक्चर चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल रही, ठीक है। सो आपने क्या करना है, ऊपर जाके बस लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है कि नोट्रे डेम कैथेड्रल का एक्सटीरियर कैसा है, ठीक है। सो ये नोट्रे डेम का जो है वो दरवाज़ा है और आपको यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स नज़र आ रहे होंगे, मल्टीपल ऑफ स्कल्पचर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। चाहे आप इसके आर्च में देख लें, छोटे स्कल्पचर्स हैं, आप इनके साइड्स में देख लें, बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, आप इनके मिड में देख लें, बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, आप ऊपर देख लें कितने सारे बुद्धिज़्म के या नॉर्मल स्कल्पचर्स हैं। सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जितनी ज़्यादा आप डेप्थ में रिसर्च करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए ये यूज़फुल रहेगा। देखें यहाँ पे आपको कितने सारे स्कल्पचर्स नज़र आ रहे होंगे एंड डिफरेंट फॉर्म में। किसी का हाथ का स्ट्रक्चर चेंज है, किसी का देखने का स्ट्रक्चर चेंज है, कोई किस तरफ देख रहा है, कोई किस तरफ देख रहा है, ठीक है। सो ये आपने हमेशा देख के अपनी रिसर्च में इनको ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब हमें कौन सा एलिमेंट पसंद आ जाए एंड हम उसको यूज़ कर लें, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों ही जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ताकि हम जो भी चीज़ बना रहे हैं इन दी एंड हमें वो चीज़ मिल जाए और हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कुछ इंटीरियर एक्सटीरियर भी देख लूँगी, जैसे मुझे ये कुछ टाइप का एक्सटीरियर अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा एस्थेटिक है, थोड़ा सा एडिट हुआ है, लग रहा है कि हाँ देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, ठीक है। आप यहाँ पे इनके जो मैंने आपको बताया फ्लाइंग बट्रेस की भी आप पिक्चर ले सकते हैं,
ठीक है। नोट्रे डेम की ये फ्लाइंग बट्रेस है, आप इसका भी पिक्चर ले सकते हैं। आपको एक डिटेल में यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे, सो ये आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप फ्लाइंग बट्रेस के साथ आप जो ये लोग चल रहे हैं इनकी भी पिक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि फ्लाइंग बट्रेसेस जो है वो ज़्यादातर हर चर्च में होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जिस चर्च में सीलिंग का या क्लियरेंस का या डर्ट पॉल्यूशन या इस टाइप की अगर उनको कोई भी चीज़ स्किप करनी है तो उसके लिए उनको फ्लाइंग बट्रेसेस का देना लाजमी है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है अपनी रिसर्च में, चाहे आप इंटीरियर रिसर्च करें चाहे आप एक्सटीरियर रिसर्च करें। आपने जो भी रिसर्च करनी है कोशिश ये करनी है कि वो थोड़ी सी आपके पास क्लोजअप फॉर्म में हो और HD इमेजेस में हो, ताकि जब आप रिसर्च बोर्ड बना रहे हो और रिसर्च बोर्ड के बाद जो भी आपका एक एलिमेंट आने वाला है उसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने अपनी रिसर्च करनी है, किस तरीके से आपने अपने टॉपिक को जस्टिफाई करना है, अपने टॉपिक से रिलेटेड आपने किस तरीके से उनके जो एलिमेंट्स हैं उसको देखना है, उस एलिमेंट्स को अपने पिंटरेस्ट पे बार बार लिख के रिसर्च करें। जब आपके पास आपकी मेन एलिमेंट से रिलेटेड उनके नेम होंगे, जैसे आपके पास फ्लाइंग बट्रेस का नाम है, आपके पास उसका जो रोज़ वाला ग्लेस पैटर्न है उसका नाम है, आपके पास रिब वॉल्ट का नाम है, ऐसे ही जब आपके पास उसके एलिमेंट्स के नेम्स होंगे ना तो आप इजीली पिंटरेस्ट पे लिख सकते हैं एंड इजीली आपके पास यहाँ पे पिक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगी। इन दी एंड कहने का मकसद यही है कि आप जब भी जितनी रिसर्च करेंगे, जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे, जितनी डेप्थ में, इन दी एंड आपके लिए वो उतना यूज़फुल होगा। तो हम चलते हैं हमारे फोटोशॉप की तरफ एंड देन देखते हैं कि रिसर्च बोर्ड आखिर बनता कैसे है, ठीक है जी। ओके जी, सो हम आ गए हैं हमारे फ़ोटोशॉप पे एंड देन अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने Ctrl+N प्रेस करना है एंड A3 साइज़ मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ। आप A4 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट A3 साइज़ पे हमारे पास एक प्रॉपर साइज़ अवेलेबल हो जाता है जिसमें हम अपनी जो है वो ईज़िली हम काम कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो आपने अपना बोर्ड रेडी करना है, ठीक है जी। सो A3 साइज़ का मैंने यहाँ पे अपना पेज ले लिया है एंड देन बैकग्राउंड पे मैं डबल क्लिक करूँगी एंड देन प्रेस एंटर टू जस्ट अनलॉक माई लेयर एंड व्हाट आई हैव टू डू नाउ। अब आपने जो भी पिक्चर्स गैदर की हैं, जो भी आपने रिसर्च गैदर की है, वो आपने 1 बाय 1 यहाँ पे प्लेस करनी है, ठीक है। रिसर्च बोर्ड किस तरीके से बनता है? रिसर्च बोर्ड बनता है आपका कोलाज फॉर्म में, टोटली आपका कोलाज फॉर्म में बनता है। क्यों? क्योंकि रिसर्च बोर्ड में आपके पास मल्टीपल पिक्चर्स होती हैं। मल्टीपल पिक्चर्स का मतलब है 20 पिक्चर्स, 30 पिक्चर्स, 40 पिक्चर्स, 50 पिक्चर्स। जितनी ज़्यादा आपने रिसर्च की होगी, जितनी डेप्थ में आपने रिसर्च की होगी, उस हिसाब से आपकी पिक्चर्स जो हैं वो आपके पास मौजूद होंगी। सो उसी हिसाब से आप अपना रिसर्च बोर्ड रेडी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका रिसर्च बोर्ड सिर्फ एक पेज पे हो, आपका रिसर्च बोर्ड 2 पेजेस पे हो सकता है, आपका रिसर्च बोर्ड 3 पेजेस पे हो सकता है। जितना ज़्यादा आप अपना रिसर्च बोर्ड बनाना चाहते हैं, जितना ज़्यादा पेजेस पे आप बनाना चाहते हैं, आप इजीली उतने ज़्यादा पेजेस पे अपना रिसर्च बोर्ड बना सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितनी ज़्यादा डिटेलिंग आप ऐड करना चाहते हैं आप उतनी डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो रिसर्च बोर्ड हम यहाँ बनाना शुरू करते हैं। मैं जाऊँगी यहाँ पे फाइल पे एंड देन प्लेस एम्बेडेड पे। अब आपको यहाँ पे पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी कि मैंने जो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो पिक्चर्स ऐड की हैं वो सेलेक्ट की हैं, टोटल 20 पिक्चर्स, ठीक है। आप 20 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 20 से कम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 20 से कम लेंगे तो आगे आने वाली वर्किंग में हमें जब हमारे रिसर्च बोर्ड के एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी तो आपके पास आपके एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, जिसके लिए आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि कोशिश करें कि आपके 20 मिनिमम 20 पिक्चर्स हों, या 20 से ज़्यादा होंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और आप उसको ईजिली भी कैटर कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना है, 1 बाय 1 अपनी पिक्चर्स को प्लेस करना है एंड देन इसको सेट करते जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने कॉर्नर्स को फिल करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोई भी पेज पे जब हम वर्किंग करते हैं, किसी भी एलिमेंट पे जब हम वर्किंग करते हैं तो कॉर्नर्स एक ऐसी चीज़ होते हैं, चाहे आप किसी स्क्वायर पे काम कर लें, चाहे आप किसी रेक्टेंगल पे काम कर लें। सो जो कॉर्नर्स होते हैं वो फिल करना सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि अगर आपके कॉर्नर्स ही फिल नहीं होंगे तो आपका मेन एलिमेंट जो मिडिल एलिमेंट है वो इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगेगा, ठीक है।
सो मैं यहाँ पे अपनी 1 by 1 पिक्चर्स लूँगी, उसको ट्रांसफॉर्म करूँगी अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस एंड आई विल जस्ट एड इट इन द कॉर्नर्स। ठीक है, फर्स्ट आई वॉन्ट टू फिल माई कॉर्नर्स विद द डिफरेंट टाइप ऑफ माई पिक्चर्स। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे जो पिक्चर सही लग रही है अकॉर्डिंग टू माई कॉर्नर, कि मेरे कॉर्नर पे ये सारी पिक्चर्स अच्छी लगेंगी कुछ इस टाइप की, तो मैं उसी को जो है वो यहाँ पे सेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अलाइनमेंट्स के साथ भी प्ले कर रही हूँ। मेरी एक जो पिक्चर है थोड़ी, जो फर्स्ट वाली पिक्चर है वो थोड़ी सी विड्थ वाइज है, सेकंड वाली पिक्चर थोड़ी सी विड्थ वाइज कम है, थर्ड वाली पिक्चर जो है वो लेंथ वाइज है। ठीक है, सो इसी तरीके से मैं यहाँ पे अपनी एक फोर्थ पिक्चर ले लूँगी जो ना तो लेंथ वाइज इतनी ज़्यादा होगी ना तो विड्थ वाइज इतनी ज़्यादा होगी, बट एक इम्पॉर्टेंट मेन एलिमेंट होगा। जैसे मुझे ये इसका जो इंटीरियर है ये एक स्क्वायर फॉर्म में है, ना तो इतना ज़्यादा आप इसको कह लें कि ये लेंथ में है ना तो ये विड्थ में है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। सो मैंने अपने कॉर्नर्स को फिल कर लिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो मेरे बीच का जितना स्पेस है उसको मैं फिल करूँगी विद द हेल्प ऑफ माय इमेजेस। जितनी भी मेरी इमेजेस रह गई हैं उनको अब मैं ट्रांसफॉर्म करती जाऊँगी एंड देन इसको मैं प्लेस करती जाऊँगी। ठीक है, आपने कोशिश यही करनी है कि आपकी पिक्चर्स ओवरलैप करें एक दूसरे से, ताकि आप जो चीज़ दिखाना चाहते हैं, जो चीज़ आप प्लेस करना चाहते हैं, जो चीज़ आप बिल्कुल इजी फॉर्म में शो करना चाहते हैं वो आपको नज़र आए और आपका रिसर्च बोर्ड पे उसकी जो ब्यूटी है वो भी इन्हेंस हो सके। ठीक है, तो आपने बिल्कुल इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना कि यार ये वाला एलिमेंट तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा। आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं भी अपनी पिक्चर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे कोई इतनी मुश्किल नहीं हो रही है या मेरे लिए इतना ज़्यादा जो है वो मुश्किल वाला काम नहीं है। इसी तरीके से जब आप भी इसको बना रहे होंगे तो आप भी जो है वो ईज़िली इसको कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप सेट कर रहे हैं उस चीज़ को आप इतना ज़्यादा डिटेल में सेट कर रहे हो कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ ना हो। ठीक है जी, सो इस चीज़ का ध्यान आपने ज़रूर रखना है एंड 1 by 1 आपने इसको प्लेस करते जाना है। सीधा आप जाएंगे प्लेस एम्बेडेड में एंड देन अपनी पिक्चर्स को 1 by 1 आपने प्लेस करते रहना है। ठीक है, जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे 1 by 1 अपनी पिक्चर्स को प्लेस कर रही हूँ। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये वाली पिक्चर जो है वो सारी लेयर्स के अंदर चली गई है, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें एंड देन यू कैन सिंपली ऐड इट। ठीक है, रिसर्च बोर्ड बनाते हुए आपने कोई भी किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा अपने ऊपर नहीं हावी कर लेना कि नहीं यार ये कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं रहा। ऐसा कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। आपने सिंपली अपनी पिक्चर्स को ऐड करना है, सिंपली आपने अपने पिक्चर्स को 1 by 1 ऐड करते चले जाना है। जो पिक्चर आपको समझ में नहीं आ रही कि पीछे अच्छी नहीं लग रही, आप सिंपली इसको ऊपर की तरफ ले जाएं एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म इट। फिलहाल तो मेरा पेज जो है वो थोड़ा सा हिल गया है, सो मैं यहाँ पे पिक्चर को जो है वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लूँगी ताकि मेरी जो एक प्रॉपर एलिमेंट वाली एक इमेज है वो हो सके। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेती हूँ। सेट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को ध्यान से यूज़ करना है। ठीक है, आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ऑब्ज़र्व करनी कि नहीं मुझसे ये चीज़ नहीं हो रही है या ये चीज़ कैसे होगी मुझे समझ में नहीं आ रही है। सो आपने ये चीज़ बिल्कुल भी जो है वो अपने ऊपर नहीं इतना ज़्यादा इसको वो कर लेना कि यार ये तो बिल्कुल ही छोटा हो गया या ये बिल्कुल ही बड़ा हो गया। सो आपने इस चीज़ को कोशिश करनी है कि बस आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ बना रहे हो ना वो आपकी कंप्लीट हो। ठीक है, आपकी चाहे वो जितनी भी ओवरलैपिंग पे आ रही हो, आपने उसको बिल्कुल भी जो है वो इतना ज़्यादा अपने ऊपर नहीं रखना। आपने कोशिश करना है कि अपनी पिक्चर का जो मेन एलिमेंट है वो हमें नज़र आए। ठीक है, क्योंकि इन दी एंड हमें जितना काम करना है वो हमारे मेन एलिमेंट पे करना है। सो यहाँ पे जितनी भी मेन पिक्चर्स हैं मैं उनको ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने 1 बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स ऐड ना करूँ, ताकि मैं आपको कुछ डिटेल एलिमेंट्स की पिक्चर्स हैं जो मैं आपको सेकंड वेरिएशन में दिखाऊं वो चीज़ मैं बता सकूं। ठीक है, अब ये जो सेकंड नीचे वाली पिक्चर है और ये जो ऊपर वाली पिक्चर है मैं चाह रही हूँ कि ये इससे ऊपर चली जाए। ठीक है, सो मैं क्या करूँगी, इस लेयर को उठा के ऊपर ले जाऊँगी
एंड अगर नहीं समझ में आ रही है तो सिंपली आप इसको उठा के यहाँ भी लेके आ सकते हैं एंड देन इसको थोड़ा सा छोटा करें, ठीक है। एंड छोटा करने के बाद इसको आप बड़ा कर लें, या वर्टिकली अगर आप इसको सिर्फ बड़ा करेंगे तो भी चलेगा, और इस तरीके से कि अगर आप इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो भी चलेगा। इन दी एंड आपने बस यही कोशिश करनी है कि आपका जो रिसर्च बोर्ड है वो ओवरलैपिंग पे होना चाहिए। आपने जूम इन करना है, कंट्रोल T दबाना है, अपनी पिक्चर्स को सेट करना है एंड सिंपली यू कैन गुड टू गो। इससे ज़्यादा कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है एटलीस्ट, कि जिसमें आपको थोड़ी सी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हों जो कि बहुत ज़्यादा यूज़लेस हैं या आपको नहीं समझ में आ रही हैं, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। सो मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी एंड देन आई वांट माय दिस पिक्चर शुड बी गो अबव दैट, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि ये अंदर चली जाए एंड इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, इतना ज़्यादा मुझे इसका, क्योंकि ऊपर वाली पिक्चर जो है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, क्योंकि वो स्काई वाला एलिमेंट अगर वो छुप भी जाएगा सो मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि नीचे के एलिमेंट ज़रूरी हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो नीचे वाली पिक्चर है इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि मेरी जो बीच वाली पिक्चर है वो क्लियर नज़र आ सके। सो इस तरीके से आप अपना रिसर्च बोर्ड बना सकते हैं। एंड आप इसका एक और भी तरीका होता है कि आपके पास कुछ ऐसी पिक्चर्स भी होती हैं जिनको आप थोड़ा सा छोटा करके उनकी डिटेल एलिमेंट्स के लिए आप इनको यहाँ बिल्कुल मिड में सेट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका रिसर्च बोर्ड थोड़ा सा 3D लुक में भी क्रिएट करता है, थोड़ा सा नज़र आता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ी सी उसकी जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है एंड थोड़ा सा एक हमें किक मिल जाता है, एक ह्यू मिल जाता है, एक पता चलता है कि हाँ हमने रिसर्च की है। सो इस तरीके से आप अपना इन दी एंड रिसर्च बोर्ड रेडी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से आप अपना कोलाज फॉर्म में रिसर्च बोर्ड रेडी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना एक रिसर्च बोर्ड रेडी करें, आप अपना 2 रिसर्च बोर्ड, 3 रिसर्च बोर्ड, 4 रिसर्च बोर्ड, 5 रिसर्च बोर्ड, जितने भी आपको रिसर्च बोर्ड रेडी करने हैं अकॉर्डिंग टू योर थीम आप रिसर्च बोर्ड आराम से रेडी कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हमने अपनी फर्स्ट वेरिएशन के बारे में सीखा, जिसकी थी रिसर्च बोर्ड की फर्स्ट वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ कोलाज। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये डिस्क्लोज करूँगी कि आप रिसर्च बोर्ड और किस तरीके से बना सकते हैं। उसके लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ वर्किंग हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जिससे रिलेटेड हम वर्किंग करेंगे एंड देखते हैं फिर इंशाल्लाह कि आगे जाके हमारी वर्किंग किस तरीके की नज़र आती है। सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।